उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं चंचल। किसान भाइयों, हमारा किसान सर्दी, बारिश या गर्मी कैसा भी मौसम हो, अपनी खेती बाड़ी के आगे कुछ नहीं देखता। ऐसे में कृषि दर्शन भी सोचता है और प्रयास करता है कि हमारे किसानों की मेहनत सफल हो सके। इसीलिए तो खेती बाड़ी से जुड़े नवाचार हो या नए नए विशेषज्ञों से बातचीत हो, हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे कीट नियंत्रण की, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। अब विदेशों तक पहुंचेगा थार का अनार। गवार में मनीष ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कृषि उद्यमिता पर वेबिनार का हुआ आयोजन। गेहूं की नई किस्म हुई विकसित और सरसों में वैज्ञानिक तरीके से करें सिंचाई प्रबंधन। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यशाला में थार अनार के निर्यात का रोडमैप तैयार किया गया। इसके लिए एपीडा और कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अनार निर्यात को लेकर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई। 2 दिवसीय कार्यशाला में अनार उत्पादक किसानों और निर्यातकों ने भाग लिया। यह कार्यशाला कृषि विश्वविद्यालय, एपीडा नई दिल्ली और राजस्थान मार्केटिंग बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इस कार्यशाला को एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगामुथ्यू, कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने संबोधित किया। कार्यशाला में एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगामुथ्यू ने कहा कि निर्यात योग्य अनार तैयार करने के लिए एपीडा फाइटोसैनिटरी और टिश्यू कल्चर लैब स्थापना में कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग करेगा, ताकि गुणवत्ता जांच के लिए NABL लैब की स्थापना की जा सके। कार्यशाला में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने बताया कि राजस्थान में अनार की उत्पादकता 7 टन प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने अनार की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता भी जताई। इस अवसर पर कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि वर्ष 2010 से बाड़मेर जिले में अनार की खेती प्रारंभ हुई थी और आज प्रदेश में 11,000 हेक्टेयर में अनार की खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का अनार काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। इस मौके पर एपीडा के महाप्रबंधक UK वत्स ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व 80,000 मीट्रिक टन अनार का भारत से निर्यात किया गया है। कार्यशाला के दौरान एपीडा और कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक MOU भी हस्ताक्षर किया गया। आयोजित कार्यशाला में 300 से ज़्यादा अनार उत्पादक और निर्यातकों ने भाग लिया। दाता गांव के मनीष कुमावत ने सबसे लंबा 4 मीटर 38 सेंटीमीटर का गंवार का पौधा तैयार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि सबसे कम उम्र में हासिल की है। प्रदेश के शेखावटी अंचल को कृषि नवाचारों की धरती कहा जाता है। इस क्षेत्र के कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपने नवाचारों से देश दुनिया को चौंकाया है। कई राष्ट्रीय सम्मान अपने नाम किए हैं। अब दाता गांव के मनीष ने सबको पीछे छोड़ दिया है। शोधार्थी मनीष ने दुनिया का सबसे बड़ा गंवार का पौधा तैयार किया है। इस पौधे की लंबाई 4 मीटर 38 सेंटीमीटर है। मनीष की इस उपलब्धि को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से कृषि स्नातक मनीष ने यह कारनामा महज 23 साल की उम्र में कर दिखाया है। इससे मनीष देश के सबसे कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले पहले नागरिक बन गए हैं। मनीष ने बताया कि इस रिकॉर्ड को हासिल करने में माता पिता ताऊजी पद्मश्री सुंडाराम वर्मा, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, KVK फतेहपुर, रारी दुर्गापुरा और कृषि विभाग का सहयोग रहा है। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में उद्यमिता विकास विषयक एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के एग्रीकल्चर बिजनेस योजना की जानकारी छात्रों को दी गई।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में कृषि उद्यमिता विषयक वेबिनार आयोजित की गई। इस कार्यक्रम को महाविद्यालय के अधिष्ठाता और नियाम जयपुर के विषय विशेषज्ञों ने संबोधित किया। वेबिनार में कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर उदयभान ने कहा कि हमारा उद्देश्य कृषि विद्यार्थियों में उद्यमशीलता का विकास, कृषि में नई तकनीक का समावेश करना है। वहीं हाईटेक हॉर्टिकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के जरिए कृषि उन्नयन के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। नियाम जयपुर के वित्तीय प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने स्टार्टअप एग्रीकल्चर बिजनेस कार्यक्रम चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत कृषि स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को वेयर हाउस, फल सब्जी संरक्षण, शहद उद्योग के बारे में जानकारी दी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म को बिरसा गेहूं 4 नाम दिया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म को बिरसा गेहूं 4 नाम दिया है। इस किस्म का वैज्ञानिक नाम JKW रखा गया है। BAU कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि इस किस्म की उत्पादन क्षमता लगभग 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म 110 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह सूखा और ताप सहिष्णु और रोग प्रतिरोधक किस्म है। इस किस्म की खास बात यह है कि इसके दाने में 11% प्रोटीन होता है। उच्च आयरन और जिंक की मात्रा भी इस किस्म में है। यह किस्म पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के तराई क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, सरसों की फसल को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। यह फसल 2 सिंचाई में ही तैयार हो जाती है। सरसों की फसल को सामान्य अवस्था में 400 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान भाई सिंचाई के दौरान खेत को पानी से लबालब करने से बचें। वैज्ञानिकों ने सरसों के लिए केवल 2 सिंचाई की ही अनुशंसा की है। पहली सिंचाई खेत की नमी, फसल की जाति और मृदा प्रकार को देखते हुए 35 से 40 दिन के बीच फूल बनने की अवस्था पर करें। दूसरी सिंचाई फली भराव के समय यानी बुआई से 60 से 70 दिन में करनी चाहिए। यदि मावट हो जाए तो दूसरी सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को नहीं रहती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक सिंचाई से नमी बढ़ती है। इससे काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ, मृदु रोमिल आसिता, विशेषकर तना गलन और जीवाणु सड़न रोगों की उग्रता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं कीट नियंत्रण के नए आयामों की। जी हाँ किसान भाइयों, कीड़े हमारी फसलों को खाकर तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सी बीमारियों को फैलाने में भी ये सहायक होते हैं। ऐसे में कौन से नवाचार करके कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है, ये एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा। इसमें क्या कुछ किया जा रहा है और किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर BL जाट, प्राध्यापक कीट नियंत्रण विभाग जोबनेर। तो लेते हैं इनसे जानकारी कि कीड़ों के नियंत्रण के नए आयाम क्या क्या हैं। किसान भाइयों, राम राम सा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर किसानों की सेवा के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में कीट विज्ञान विभाग पौध संरक्षण कार्य के लिए भी काफ़ी प्रयासरत है। कीट विज्ञान विभाग तरह तरह की फसलों के लिए, किसानों के लिए दिन रात कीट नियंत्रण के संबंध में कार्य कर रहा है, जिसमें खास तौर से अभी हमने पिछले 2 साल से टिड्डी नियंत्रण के लिए काफ़ी काम किया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ दिन रात लग के टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया, जिसमें उनसे टिड्डी को रोकथाम के लिए, टिड्डी की कहाँ अंडे देती है, कैसे उसकी रोकथाम करें, कैसे वो आगे नहीं आए, इसके लिए काफ़ी हमने कृषि अधिकारियों को पूरा प्रशिक्षण दिया। और पूरे हर राजस्थान में जगह जगह तहसील लेवल पे कृषि अधिकारी के सुपरवाइजर्स और WOs को हमने प्रशिक्षण देके उनको ट्रेन किया। और आज इससे जो अंतर्राष्ट्रीय कीट है उसको राज्य सरकार के माध्यम से कीट वैज्ञानिकों ने मिलके पूरा नियंत्रण किया और किसानों की फसल को बचाया। ये एक ऐतिहासिक कार्य कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने
कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर किया। साथ ही कीट विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ये आज की तारीख में जो ऑर्गेनिक कृषि है उसके संदर्भ में भी काफ़ी कार्य कर रहा है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कई सारे तरह तरह के अलग अलग कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके लिए किसान केवल रासायनिक कीटनाशी के ऊपर ही निर्भर रहता है। साथियों, आज जो नए नए बाज़ार की जो डिमांड आ रही है और जो स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए जो जैविक कृषि का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयासरत है, उसी के संदर्भ में हम जैविक कीट नियंत्रण के ऊपर काफ़ी प्रयासरत हैं, जिसके लिए हमारे कीट विज्ञान विभाग ने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी के संदर्भ में हमने एक ICAR से हमारे पास प्रोजेक्ट आया जिसको हम लर्निंग यूनिट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम हमारे जो ग्रेजुएट लड़के हैं, कृषि से BSc AG कर रहे हैं लड़के, उनको फाइनल ईयर के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपना खुद का व्यवसाय अपने जैविक उत्पाद तैयार करके बाज़ार में बेच के अपने रोजी रोटी कमा सके। इसी के संदर्भ में हम जो कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जो एक ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार किया कीट विज्ञान विभाग में। ट्राइकोग्रामा कार्ड जितने भी फसलों के अंदर लटें लगती है उन लट्टों के नियंत्रण के लिए कार्यरत है और एक जैविक जीव परजीवी है जो नुकसानदायक कीटों के अंडों को ही समूल से नष्ट कर देता है और इससे पर्यावरण खराब नहीं होता है। इसके साथ ही हमारे मित्र फफूंद प्रोडक्शन का भी कार्य चल रहा है, जिसके अंदर हम मेटाराइजियम एनिसोप्ली, ब्यूवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम लेकेनाई, इन तीनों मित्र फफूंद का प्रोडक्शन हम कीट विज्ञान विभाग में कर रहे हैं। और ये मित्र फफूंद हर तरह के कीड़ों को, चाहे वो ज़मीन में लगने वाली सफ़ेद लट हो या दीमक हो या फसलों में रस चूसने वाले कीड़े हों या लटें हों, उनके नियंत्रण में काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। तो किसान भाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से जैविक उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है, तो अपने को रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर निर्भर कम से कम होना है और अपने को जैविक उत्पाद तैयार करके जिससे अपना वातावरण भी दूषित नहीं हो, जो भी अपने भाई बंद है उनको अच्छा जैविक प्रोड्यूस मिले ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि जितने भी रासायनिक कीटनाशक अपन काम में ले रहे हैं उससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, इसके साथ साथ में आम आदमी के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। तो उनका अपन कम से कम प्रयोग करें और अपन जैविक उत्पादों का ज़्यादा यूज करें। इसी के संदर्भ में हम नीम उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। नीम की निमोली का अपन अर्क निकाल के फसलों के कीड़ों को रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही कीट विज्ञान विभाग ने एक बहुत ही अच्छा इंसेक्ट म्यूजियम, जो इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी के नाम से अपन जाना जा रहा है, वो तैयार किया, जिसमें किसान भाई आते हैं और वो उसमें कीटों को पहचानने के लिए अपने कीट, तरह तरह के कीट, उनके फसलों के डैमेज मटेरियल रखे हुए हैं और वो अपना कीटों को पहचानने के हिसाब से उसको देखते हैं कि किस तरह का कीट कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाता है और उसके नियंत्रण के लिए क्या प्रभावित नियंत्रण के उपाय वो हम किसानों को बताते हैं। तो किसान अपने खेत में उसको जाके प्रयोग करता है। तो ये एक बहुत ही अहम पहल कार्य किया, जिसमें कि आज बहुत ही देखने लायक हमने म्यूजियम तैयार किया, जिसमें पूरे राजस्थान में लगने वाले कीट, इवन पूरे भारत में लगने वाले कीटों का हमने संरक्षण किया, जिसमें करीब आज हज़ारों कीट हमने इकट्ठे कर रखे हैं जिसको किसान देख के जाते हैं। इसके साथ में कीट विज्ञान विभाग भंडारण के कीड़ों के नियंत्रण के लिए भी काफ़ी कार्य कर रहा है, जिसमें हमने एक बहुत परियोजना ICAR से हमारे को RKY के थ्रू मिली और उसके हमने बहुत अहम कार्य किए, जिसमें भंडारण में लगने वाले कीड़ों को हम बिना कीटनाशकों के कैसे नियंत्रण करें, उसके लिए हमने नीम के उत्पाद, तरह तरह के अलग तेलों से और राख से और कई भंडारण के तरीक़ों से या अपने वातावरण में नमी को कम ज़्यादा करें, किस तरह से नियंत्रण कर सके, इस तरह की भी हमने काफ़ी पहल की है, ताकि किसान बिना कीटनाशक प्रयोग किए हुए अपनी पैदा की हुई फसल को घर में जाने के बाद में तो कम से कम उसको सुरक्षित रख सकें। क्योंकि हमने देखा कई बारी किसान के घर में अनाज रखा जाता है, विशेषकर दालें, और उसमें करीब 100% भंडारण में लगने वाले कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उनको नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमने काफ़ी अच्छा कार्य किया है विभाग के अंदर। साथ ही जोबनेर के पास में जो बसेड़ी गांव है वो एक मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है, जिसमें संरक्षित खेती की जा रही है, ख़ास तौर से खीरा की फसल के लिए। खीरा की फसल में थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और माइट, इनकी बहुत ही ज़्यादा समस्या थी और इसके लिए किसानों ने दिन रात प्रयास करने के बाद भी नियंत्रण नहीं पाया। इसके लिए हमने, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने एक टीम गठित की और जिसके नेतृत्व में किसानों के खेत में जाके हमने इन कीड़ों को नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रयास किया और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। जिसमें खास तौर से भूमि उपचार
हमने एक पिप्रोनिल नाम की कीटनाशक से और हमारे जैविक कीटनाशक मेट्राइजियम, एनिसोप्ली और ब्यूरिया बेसिना से हमने भूमि उपचार किया और उसके से थ्रिप्स के नियंत्रण में हमें काफ़ी सफलता मिली है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और किसान इससे काफ़ी प्रसन्नचित है। तो आने वाले टाइम पे हम इस पर भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे कि किसानों को, जो आज की तारीख में आधुनिक खेती कर रहे हैं किसान, उसके अंदर जो कीट ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि संरक्षित खेती में कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, वहाँ उनको बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है। तो उसके लिए भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि संरक्षित खेती में जो लगने वाले कीड़े हैं उनको हम कैसे नियंत्रण करें और कम से कम लागत के ऊपर और उसका अच्छा जैविक उत्पादों से उसको नियंत्रण करें, ताकि कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम हो। साथ ही कीट विज्ञान विभाग किसानों को हर तरह से गांव में जाके, जहां भी उसमें जैसे खास तौर से मूंगफली के लिए, मूंगफली में सफ़ेद लट का बहुत नुकसान होता है और इसके लिए हमारा दुर्गापुरा केंद्र काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, जिसमें हमने एक फिरोमोन डेवलप किया है एनिसोल नाम का, जिसका रासायनिक नाम है मिथोक्सीबेंजीन। इसकी फिरोमोन ट्रैप गांव में हमने किसानों के खेतों पे जाके लगाई और उसमें जो सफ़ेद लट के भ्रंग हैं, जो शाम के टाइम पे बरसात के मानसून के बाद में जब निकलते हैं 7:30 से 8-9 बजे के बीच में, वो हमने एकत्रित किए और उससे अपने भ्रंग को ही नियंत्रण कर दिया, ताकि सफ़ेद लट खेत में आई ही नहीं। और इसके बाद में भी अगर सफ़ेद लट आई तो उसके लिए हमने किसानों को ट्रेनिंग दी है कि वो मूंगफली के बीज को उपचार करें इमिडाक्लोप्रिड से और उसके बाद में बुआई करें, ताकि सफ़ेद लट को भी नियंत्रण हो सके। तो सफ़ेद लट के नियंत्रण में भी हमने काफ़ी कारगर प्रयास किए हैं और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। साथ ही किसान भाइयों, हमने इसके साथ साथ में मधुमक्खी पालन पर काफ़ी कार्य किया है। आज की दृष्टि में अगर देखें तो फसल के साथ साथ में दूसरे अहम कार्य भी बहुत करना जरूरी है, ताकि अपने को दूसरी अलग से इनकम भी मिल सके। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया कि मधुमक्खी पालन के हमने कृषि विश्वविद्यालय में यूनिट लगाई है और जिसके अंदर अपने एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी, जो काफ़ी अच्छा शहद तो पैदा करती है, शहद के साथ साथ में वो परागण करके फसलों की जो प्रोडक्शन है, फसलों का उत्पादन है, काफ़ी मात्रा में बढ़ाती है। उसके लिए भी हमने काफ़ी कार्य किया। तो किसान भाई, कीट विज्ञान विभाग दिन रात किसानों के लिए प्रयासरत है, तरह तरह की योजनाएं ला रहा है। अभी हाल ही में हमने कई योजनाएं और तैयार की है, जिसमें हमें 2-3 योजनाएं RKY से मिली है, जिसमें दीमक नियंत्रण है। आज अगर देखें तो कोई ऐसी फसल नहीं बची हुई है जिसमें दीमक का प्रकोप नहीं होता हो, और दीमक के प्रकोप के लिए मैंने एक बहुत अच्छी परियोजना बनाई है, जो हमें ICAR से अप्रूव होगी और RKY से उसको फाइनेंशियल सेक्शन मिलने बाकी है, जो जल्दी मिल जाएगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए भी हम पूरे राजस्थान के अंदर कार्य करेंगे कि फसलों को हम दीमक से कैसे बचाएं, क्योंकि दीमक पूरे साल भर फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसके साथ साथ बड़े पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है और ये बहुत ही भयावह कीट है, काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम कैसे इसको निजात करें और जैविक कीटनाशकों से इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए भी हम कार्य करेंगे। साथ ही इसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनके लिए भी हमारी एक कार्य योजना पास हुई है, जिसमें हम जैविक कीटनाशकों के माध्यम से कैसे इनके कीटों को नियंत्रण करें, ताकि आने वाले टाइम पे अपने को शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मिले, अच्छी सब्जियां मिले, जिसमें कीटनाशक कम से कम हो। इसके ऊपर हम काफ़ी प्रयास करेंगे। आने वाला टाइम कीट विज्ञान विभाग में केवल जो वर्क करेगा, उसमें जैविक कीटनाशकों से हम कैसे कीट नियंत्रण करें, इसके लिए हम काफ़ी प्रयासरत हैं। इसके साथ साथ में हम और भी तरह तरह की कई योजनाएं बना रहे हैं, जो दूसरे भी जो कीट हैं, जिसमें खास तौर से सब्जी में रस चूसने वाले कीट, और ख़ास तौर से इसमें प्याज में, लहसुन में, इनमें भी रस चूसने वाले काफ़ी कीड़े लग रहे हैं। तो इनमें भी हम कीड़ों को, रस चूसने वाले कीड़ों को कैसे नियंत्रण करें, इसके लिए कौन सी कीटनाशक कैसे यूज़ करें। इसके अंदर हम नीम के उत्पादों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह के, कि नीम के उत्पादों से हम इस तरह के कीड़ों को कैसे नियंत्रण करें। आने वाले टाइम पर नीम उत्पाद हम खुद तैयार कर रहे हैं और नीम का 5% अर्क तैयार करके आम आदमी, आम किसान भी इसको घर पे बना के प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा भी किसान को मैं ये राय देना चाहूँगा कि किसान भाई अपने खुद के जो जैव कीटनाशक है, खासतौर से नीम, आक, धतूरा, खींप, इनको गौमूत्र के साथ मिला के अगर अपना अर्क तैयार करके हर तरह की फसल में इसको काम ले सकता है, तो आने वाले टाइम में पैसा तो बचेगा ही, इसके अलावा अपना वातावरण पूरा शुद्ध होगा, अपने को अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा। तो मैं किसान भाई से ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसान भाई जब भी किसी को किसी तरह की ज़रूरत पड़े कीट नियंत्रण संबंधी, तो वो कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग में आए या हमारे कीट वैज्ञानिकों से मिले, ताकि वो अपनी फसल का समय पे नियंत्रण कर सकें, तो वो अपने पैदावार भी अच्छे लेंगे। और इसमें हमारे जो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर जे संधू साहब, वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं हमारे यहाँ ला रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से ही हम इतना बड़े कार्य कर रहे हैं। तो आज कीट विज्ञान विभाग पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह हमारे कृषि विज्ञान के माध्यम से या हमारे
विभाग के माध्यम से किसानों को तरह तरह का प्रशिक्षण देके कीट नियंत्रण में काफ़ी कारगर कार्य कर रहा है। धन्यवाद। मैं आपको जीवामृत और अमृत पानी के बारे में आपको कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जीवामृत गाय के गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और बरगद के पेड़ की मिट्टी से बनाया जाता है, जो जीवाणुओं को डेवलप करने के लिए काम में आता है। स्प्रे करने पर पौधों को हरा भरा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उनके डेवलपमेंट में साधक सिद्ध होता है। आओ मैं आपको ये बताता हूँ कैसे बनाते हैं। हम गुड़ की जगह लपटी काम में लेते हैं। ये करीब 2.5 लीटर हम लपटी काम में लेते हैं। पानी में इसको घोड़ते हैं और पानी में घोड़ने के बाद इसमें 6 से 7 लीटर गोमूत्र डालते हैं, बरगद के पेड़ की मिट्टी डालते हैं 2 मुट्ठी। इसके अलावा प्रथम पानी जब देते हैं तो इसमें बेसन मिलाते हैं। बाद में चूँकि बेसन जब मिलाते हैं इसको जीवामृत कहते हैं, बेसन नहीं मिलाते हैं तो अमृत पानी इसको कहते हैं। इसमें 10 किलो गोबर डालते हैं। गर्मी के दिनों में ये जल्दी बन जाता है, सर्दियों के दिनों में 4 से 5 दिन ले लेता है। बेसन अगर नहीं डालते हैं तो इसको अमृत पानी कहते हैं। पहले पड़ाव में बेसन अवश्य रूप से डालना चाहिए, बाकी पानी हम देने टाइम पे बेसन की आवश्यकता नहीं होती। 1 एकड़ में लगभग 220 लीटर जीवामृत की आवश्यकता होती है। स्प्रे में हम 5% तक स्प्रे कर सकते हैं। हम जब इसका जीवामृत का उपयोग पानी के साथ बहाव के रूप में देते हैं तो हमारे देसी केंचुए स्वतः ही डेवलप होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये किसी तरह का खाद का काम नहीं करता, ये जिस तरह से हम दूध से दही जमाने का काम करते हैं उसमें जावण जो देते हैं उस जावण का काम करता है। ये बैक्टीरिया डेवलप करता है, चूंकि पेड़ सीधा पानी नहीं पीते, हुमस लेते हैं, ये उस हुमस को भी डेवलप करता है। अगर इसके साथ साथ आच्छादन कर दिया जाए तो आच्छादन के बाद इसके विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली नई जानकारियों को आप ज़रूर अमल में लाएंगे और अपने फसलों को कीड़ों से बचाएंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। इसी के साथ जानकारियों के सिलसिला बस इतना ही। नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।